ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे में जो घटना घटी, जहां 3 साल की 4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ जिस तरीके की घटना पेश आई, वाकई में ये परेशान कर देने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे, उनका अपना इलाका ठाणे, वो तक उनसे नहीं संभल रहा। और समस्या ये नहीं है केवल कि घटना इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली, वहां की प्रशासन की कार्यप्रणाली, वो ढीला रवैया, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, आप देखिए कि जिस अंदाज में इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए था, वो 3 साल की बच्ची और उसकी उनकी माँ, वो प्रेग्नेंट थी, वो 10 घंटे तक पुलिस थाने में बैठी रही। आप सोचिए हर्षवर्धन जी, कोई महिला जिसकी 3 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी हो, वो पुलिस थाने में रपट लिखाने के लिए पहुंचे और 10 घंटे तक उसको वहीं पर बैठा दिया जाए। क्या बीत रही होगी उस माँ पर, उस महिला पर क्या बीत रही होगी। और ठाणे, मैं फिर दोहरा रही हूँ, एकनाथ शिंदे का अपना इलाका, उनसे मैनेज नहीं हो पाया। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो ऐसे मामलों में मतलब मैनेज करना या कुछ कार्रवाई थोड़ी बहुत कर देना, इसका कोई मतलब रह जाता है क्या? असली बात है कि क्या सरकार, क्या वहाँ का जो तंत्र है वो संवेदना दिखा पा रहा है क्या? अब जैसे कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि वो महिला वहाँ एसएचओ थी, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अगर इतना गंभीर मसला है, उसमें परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इतने लंबे समय तक उनकी एफआईआर नहीं हुई, तो उसको सीधे सीधे सस्पेंड किया जाना चाहिए था। उसके ऊपर विभागीय जांच बैठाई जानी चाहिए थी। ये पता करना चाहिए था कि क्या जो विद्यालय है उसका जो प्रबंध तंत्र है या कोई और ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका दबाव पड़ रहा था। और इस सब के बाद भले उस आरोपी को जेल भेज दिया गया, ये तो पता करना चाहिए ना कि ऐसा विकृत मानसिकता का व्यक्ति अगर वो वहां है, तो आज तो ये एक मामला एक बच्ची का सामने आ गया, वो वहां क्या क्या कुकर्म कर रहा होगा, किस तरह की चीजें चल रही होंगी, उसकी तो चर्चा ही पीछे रह जाती है। और चूंकि अंत में क्या होता है, किसी भी चीज में राजनीति ज्यादा हो जाती है, राजनीति सामने आ जाती है, तो फिर उसी हिसाब से सारी बातचीत होने लगती है। अब किसी एक मंत्री को भेजा है सरकार ने कि ये हमने किया है, ये आगे करेंगे। अब सवाल यहां ये उठता है, जो आपने भी कहा कि ये ठाणे का मामला है, ठाणे से 35 किलोमीटर दूर है ये जो बदलापुर है। क्या खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां लीड लेकर नहीं जा सकते थे? क्या देवेंद्र फडणवीस, वो राज्य के गृह मंत्री हैं, वो नहीं जा सकते थे? उनको एक कहें कि संवेदनशील चेहरा नहीं दिखना चाहिए था? पता नहीं, हमारे नेताओं को ऐसे मामलों में व्यवहार करने की या तो आदत नहीं है, या उनको डर लगता है कि वो अगर जाएंगे तो सब कुछ उनके सर पर आ जाएगा। लेकिन अधिकांश मामलों में अगर आपकी नीयत अच्छी भी है और आप इसमें पीछे हटते हुए या कुछ बचाते हुए दिखते हैं, तो उसका ज्यादा नुकसान आपको होता है। बाकी संवेदना जब नहीं दिखती है तो जनता के मन में रोष दिखना बहुत स्वाभाविक है। नहीं, यही मैं अवधेश जी समझना चाह रही हूँ कि क्या शिंदे वहां नहीं जा सकते थे? शिंदे नहीं गए, देवेंद्र फडणवीस चले जाते, वो भी नहीं गए, गिरीश महाजन गए। चलिए, उनका अपना एक पद है, इसलिए वहां पर उनका जाना भी जरूरी था। क्या वो जो जिसे कहते हैं ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द डिश, इतनी ताकत तो इकट्ठी कर ली, किसी की अपनी जाति की ताकत है, किसी की अपनी पॉलिटिकल पावर है, किसी का अपने क्षेत्र की ताकत है, लेकिन उन्होंने ये स्पॉइल कर दी है डिश। तीन ताकत भी मिलकर जो है महाराष्ट्र संभाल नहीं पा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि स्कूल की छोटी बच्ची के साथ ऐसे हो रहा है, उस पर अगर हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, तो उसमें क्या शब्द प्रयोग किया जाए? उसके लिए केवल पॉलिटिकली हम उसकी आलोचना कर दें नहीं, और बहुत सारी चीजें थी जो की जा सकती थी। मुख्यमंत्री नहीं भी पहुंचे तो वहां से लोगों से बातचीत करते, वहां जाते, वहां से फोन पर लोगों से बातचीत करते, रेडियो टेलीविजन पर भी आ सकते थे, उस घटना को लेकर के राज्य को संबोधित किया जा सकता था। बहुत सारे तरीके थे। दोनों ने पोस्ट किया है, देवेंद्र फडणवीस जी और ये एकनाथ शिंदे दोनों ने पोस्ट किया है कि हमारी सरकार इस पर संवेदनशील है और आईजी महिला के रैंक के स्तर पर एसआईटी गठित कर दी गई है, तुरंत चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। एक जो होता है ना कि फॉर्मल एक बीमारी हमारे यहाँ देश में हो गई है कि फॉर्मल एक्शन उठा लो,
फॉर्मल एक्शन तो उठता रहेगा, आप न करेंगे तो हाई कोर्ट आ जाएगा, न करेंगे सरकारी तो सुप्रीम दस्तावेज कोर्ट में आएगा। जैसे टाइप करके टाइप लिख दिया जाता है ना, वैसे ही एक मनुष्य के दस्तावेज रूप में, जारी कर दिया मनुष्य जाता के रूप है। में कि हम इस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बच्ची हमारी भी बच्ची है, बेटी होगी, पोती होगी, उस रूप में सोच का पैदा नहीं होना, ये ज्यादा चिंता का विषय है कि हर स्टेट में ब्यूरोक्रेसी का एक तंत्र होता है, वो लेटर टाइप कर देगा कि इसमें ये हम कर देते हैं, वो बुलाए होंगे कि क्या करना चाहिए सर, ऐसे ऐसे टाइप कर देते हैं, फलाना वहां की आईजी जो है महिला है उसको करा देते हैं, करो 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 घोषणा कर दो। तो ये तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ सत्ता बदलती है लेकिन सत्ता पर बैठने चरित्र वाले नहीं लोगों का बदलता। कैरेक्टर वही रहता है। कई बार मैं पहले जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन करते थे ना, तो एक भाषण में बोलता था विजय जी कि लगता है हम बार बार मैं ये बोलता था कि हमारे यहाँ जो सचिवालय है, जो संसद है, विधायक है, उसमें लगता है कि अंग्रेजों का जो भूत है वो आज भी आत्माएं वहां जाती है कि एक से एक क्रांतिकारी हम पहले आंदोलन करते हैं, सत्ता में जाते हुए फिर वही करते हैं जो पहले से होता चला आ रहा है। तो ये इसका विषय है इस समय। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, शायद आप लोग इसको विश्वास करें न करें, मुझे जो है एक ज्योतिषी जी का व्हाट्सएप बहुत पहले मिला था कि अगस्त और सितंबर में सूर्य और मंगल का मिलन हो रहा है, 20 सितंबर तक लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बहुत खतरा पहुंचेगा। तो पहले मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, जब दोबारा उन्होंने भेजा तो आज मैंने उसको पोस्ट कर दिया है। ये हंस रही है, देखो ज्योतिष भी एक विद्या है। नहीं, मैं ज्योतिष विद्या पर नहीं हंस रही हूँ, देखिए नहीं, तो इसलिए मैं अपील भी करूंगा लोगों से कि मुझे ज्योतिष विद्या पर विश्वास होना ना होने का मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेट मशीनरी एकदम फेल है। एक काम कर देते हैं ना, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, विश्वास हो नहीं हो, कम से कम अपनी बच्चियों के, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा का पूरा इधर सतर्क रहें। देश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, हमारी आपकी बच्ची भी हो सकती है। और सरकारों को आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने तो एक दूसरा स्टैंड लिया, महाराष्ट्र की सरकार को भी जिस ढंग से संवेदनशील होकर आना चाहिए नहीं आ रही है। तो ये हमारे लिए भी विषय है ना। आप जो बात कह रहे हैं वो तो बहुत एक टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब ज्योतिषीय गणना पर आपका विश्वास है नहीं है, मेरा है नहीं है, मैं उस पर जा ही नहीं रही हूँ। यहाँ तो हर दिन चुनौती है, हर दिन मुश्किल है। क्या गारंटी है कि यहाँ से निकले अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचे और आप सुरक्षित पहुंच जाएं? इसकी गारंटी कौन दे रहा है? बिल्कुल, इससे भी सहमत हूं। 24 अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर 65 बेटियों के साथ हरकतें हुई है, 65। अरे अकोला का सर केस, अकोला आ चुका है की खबर में एक बार बता दूं कम से दर्शकों कम को, 4 से 5 बार विधानसभा में 8वीं चर्चा कक्षा हुई की है। छात्र लड़कियों को अश्लील वीडियो दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? उन्हीं को पढ़ाने वाला टीचर दिखा रहा है। ये घटना है कम से कम 60 बार महाराष्ट्र में हुई है और 5 बार विधानसभा के अंदर चर्चा हुई। और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने जो रिकमेंडेड दिया था कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्कूलों के अंदर, पार्क में बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करना चाहिए, क्या राज्य सरकार कोई भी आयु क्या उसे लागू किया है? क्या कहा गया था कि बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, बस के अंदर ड्राइवर, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत भयानक घटना घटी थी कि बेटियों को स्कूल के संग बस के अंदर हरकत की थी, तो कहा गया था कि एक महिला बस के अंदर स्कूल का अनिवार्य हुआ रखना। क्या किसी स्कूल के अंदर बस में महिला जाती है बेटियों के साथ? कहीं नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से हो रहा है, और अभी मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में बदलापुर में घटना घटी, अकोला में घटना घटी है, कल ये आ रहा है कि परभणी के पास भी एक स्कूल में इस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। मुझे लग रहा है कि आजकल मुख्यमंत्री को तो घोषणा कर देना चाहिए थी कि हम इस घटना से सबक लेते हैं बदलापुर से, और महाराष्ट्र के जितने स्कूल है वहाँ सारे स्कूलों में हम बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ इस तरह की घटना हो रही कि नहीं। कई जगह हो सकता है बेटियां डर के मारे नहीं बता रही हो, घटना हो रही हो, आप जांच कब करवाओगे? आप तुरंत आदेश दो कि सारे एसपी, कलेक्टर और वहां की जो एनजीओ से या महिला काउंसलर है हर स्कूल में जाए, बेटियों से बात करे और सुनिश्चित करे कि वहां क्या इस तरह की घटना तो नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ एक जगह से आप पुलिस को हटा दो, एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर दो। अरे सर, ये केवल एक स्टेट में नहीं होना, हर बार होने वाला है। और मैं इसमें जोड़ दूं, केवल एक स्टेट महाराष्ट्र में नहीं, इसे पैन इंडिया करने की जरूरत है। बच्चों का जो वॉशरूम है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, बोलने तो दीजिए, जो वॉशरूम है वो तक अलग अलग नहीं रखते हैं। सरकारी स्कूल में मेल फीमेल वॉशरूम तक एक कर रखे हैं। जहाँ टीचर जा रहे हैं, जहाँ स्टाफ जा रहा है, वहीं पर पता चला बच्चा भी जा रहा है, लड़की भी जा रही है, लड़का भी जा रहा है। क्यों नहीं इस पर एक कमेटी बनाई जाती है? बनी होगी, पता नहीं करती क्या है वो कमेटी, धूल फाक रही होगी। लेकिन सर मेरा विजय जी एक सवाल इसके पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। क्या 3 पार्टी की सरकार है इसलिए इतनी लाचारगी, इतनी बेचारगी दिखाई दे रही है, और आगामी चुनावों में क्या इस आक्रोश का असर नहीं दिखाई देगा?
नहीं, लाचार की किस बात की? कोई ये ऐसा पॉलिटिकल इशू थोड़ी है कि जिसमें कोई तो फिर क्या, आरक्षण क्यों का नहीं मसला हो। गए ये तो शिंदे? लाचार की, बल्कि 3 लोग हैं। अभी आप डबल इंजन चल रहे हो, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हो रोजाना। बेशर्मी काम तो नहीं हो इस पर रहा बात कर रहे हैं। मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था, ये देवेंद्र फडणवीस साहब का पोस्ट है, राखी बंधवाते हुए किसी महिला से। तो इस राखी बंधवाने की पोस्ट का क्या मतलब है जब आपके राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं हो? और जब लड़कियों के साथ ये हो रहा है तो देवेंद्र फडणवीस साहब को फुर्सत नहीं है। ये 26 मिनट पहले का पोस्ट है जिसमें देवेंद्र फडणवीस साहब राखी बंधवा रहे रक्षा के लिए महिलाओं की। तो कैसे रक्षा कर रहे हैं? और उनके पोस्ट को देखें, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने लिखा है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, पहले वो राम सेवक है, फिर वो कार सेवक है, फिर महाराज सेवक है। तो वैसे ही उनकी प्रायोरिटी में महाराज की सेवा तीसरे नंबर पर है। यदि अब आप इसको कहेंगे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा उस तरह से बोल रहा हूं, लेकिन एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर राखी बंधवा रहा है घर पर, लेकिन जिस लड़की के लिए रक्षा जब की उनका जरूरत घर जल रहा है हो। वो वहां नहीं पहुंच रहे। और 3 लोगों की विचार की नहीं, ये तो 3 लोगों की ताकत होनी चाहिए कि वहां पर वो हों। होम मिनिस्टर के पास का इलाका है, चीफ मिनिस्टर का खुद का इलाका है, उसके बाद इस तरह की घटना हो रही है, अकोला की घटना हो रही है और लगातार हो रही है। समीर जिनका 65 बच्चियों के साथ ऐसी घटना हो गई, उसके बाद कोई बात नहीं हो रही। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारों को संवेदनशीलता, हम 3 दिन से बात कर रहे हैं कि संवेदन होना सबसे बड़ी बात है, संवेदनशीलता हमारी नहीं बची है। हालांकि अभी हम सब लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, है ना। मैं नहीं तो सर, इसके चर्चा समर्थन का- करिए। नहीं, मैं तो इसके खुद समर्थन इस में बात नहीं का हूं, क्योंकि समर्थन करती हूँ। अगर सरकारों महिलाओं की को सुरक्षा आप बर्खास्तगी नहीं दे मैं कभी सकते। समर्थन नहीं करता, लेकिन सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर काम करे और उससे सवाल खड़े किए जाए। वो सवाल खड़े नहीं हो रहे और वो सरकारें काम नहीं कर रही। सर, जो मैंने पहला ही सवाल ये पूछा था कि एक महिला अगर गर्भवती है, वो कितने तनाव में वहां पर बैठी हुई होगी कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, मेरी रिपोर्ट आप लिख लीजिए। पहला ही कदम क्या होना चाहिए था? बिना सोचे समझे कलम उठना चाहिए था, फटाफट पहली रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए थी। नहीं, कंप्लेन तो लिख सकते थे। अरे कंप्लेन तक भी तो नहीं लिखी, 10 घंटे तक बैठी रही महिला। कंप्लेन लिख सकते थे। एफआईआर में तो खैर पॉस्को को लेकर के कोर्ट का ही गाइडलाइंस है कि थोड़ा सा एक बार देख के, क्योंकि ये केस जो है सर, बहुत कितना सारे झूठे देखें? हैं। 10 लेकिन घंटे कंप्लेन लिखने में? जस्ट कंप्लेन करना, उस महिला को सम्मान पूर्वक उसके घर पहुंचाना और उसको आश्वासन देना या उसको लेके ही स्कूल जाना, यह सब पुलिस की ड्यूटी में शामिल है। ये बाजाबता इसके गाइडलाइंस है कि कोई शिकायत करने आता है, खासकर महिला, गर्भवती महिला आए थाने में, तो उसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये तो गाइडलाइंस में शामिल है। तो यही बात है कि इस देश में प्रशासन वैसे ही चल रहा है, सरकारों का ये ध्यान नहीं है। जो कुछ ये बता रहे थे 2012 में निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, देश ने गाइडलाइंस बनाया, संसद ने बनाया हुआ है, विशाखा गाइडलाइंस बनी हुई है। विशाखा गाइडलाइंस पहले से बना हुआ है। अब उसका इंप्लीमेंटेशन देखिए, ये तो सरकारें आती है कि हम सब बस में सीसीटीवी लगा देंगे, ये अब व्यवहारिक हुआ है, ये अभी तक हुआ नहीं है। तो नहीं हुआ है तो आगे क्या व्यवस्था की जाए? ये बार बार घटनाएं होने, तो इस पर गंभीरता से विचार होना नहीं चाहिए। सर, ये संवेदनशीलता उतनी ही है, वो हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ टाइप वाली ही संवेदनशीलता है। मैं हर्षवर्धन जी, लेकिन क्या इसका इलेक्शन पर असर होगा? और क्या इन नेताओं को डर नहीं लगता कि इतना आक्रोशित हैं, चुनावी साल है, कहीं ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया? सरकार वैसे कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में तो है नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसी घटनाओं का कोई राजनीतिक असर पड़ता तो शायद नेता लोग ऐसा कोई व्यवहार करते ही नहीं। मुझे तो आज तक के इतिहास में नहीं दिखता है कि कोई ऐसी घटनाओं का राजनीतिक असर सीधे तौर पर पड़े। निर्भया एक उदाहरण बन गई, लेकिन उसके अलावा भी, और उस मामले में भी क्या सिर्फ उसकी वजह से कोई राजनीतिक बदलाव हो गया, तो हम कतई वो नहीं देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, और जो विजय जी ने अभी कहा कि हम सरकार के राष्ट्रपति शासन, अगर कल को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार या कोई मंत्री अगर इस मामले में किसी को बचाते दिखेगा, तो मैं फिर कहूंगा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन सचमुच लगाया जाना चाहिए। अगर वो जैसा ममता जी ने काम किया वो ऐसा कृत्य करें। यहाँ सरकार, और चूंकि कोलकाता के साथ ये संदर्भ आ रहा है, तो कई बार हम लोग 2 संदर्भों को एक साथ मिलाकर बात करते हैं, तो थोड़ा बच बच के बात करते हैं। यहाँ दोनों जगह संदर्भ अलग है। यहां कार्रवाई भी हुई है, यहां जिसको कहते हैं कि वो अपनी तय कोशिश जितनी कहते हैं, लेकिन जो संवेदनशीलता है, जिसको मैं कल से कह रहा हूं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से दिखती अगर एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस में से कोई उस परिवार से जाकर मिलता,
वहां जो प्रदर्शनकारी थे उनसे जाकर मिलता। और राजनीतिक नफा नुकसान तो चूंकि जब भी ऐसी घटना होती है तो किसी एक वर्ग के लिए वो होगा, वो प्रदर्शन में उनके साथ चले जाएंगे, उनकी भीड़ दिखेगी। अब जैसे कोलकाता वाले मामले में ये भी बड़ी वजह है कि चूंकि देश भर के डॉक्टर, मैं अभी अपने शहर प्रयागराज गया हुआ था तो वहां भी राखी पर भी यही चर्चा हो रही, हर घर में यही चर्चा हो रही। और कमाल की बात यह कि इसको आप कैसे ठीक करेंगे उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। नियम कानून तो इस देश में इतने कड़े हो चुके हैं कि उसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन उन नियम कानूनों को लागू करने के लिए जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, उससे लेकर जो चुने हुए अधिकारी, मैं कानून की बात कर दूं, एक छोटी सी बात इसी में ऐड कर दूं। कल वो खबर तो आपने भी पढ़ी होगी, 1992 अजमेर ब्लास्ट, अजमेर जो सेक्स गैंग रेप कांड जो पूरा हुआ, सर 32 इयर्स ये कानून है। 32 साल के बाद सजा का ऐलान होता है, उसमें भी उम्र कैद, आधों की तो उम्र निकल चुकी है। एक उसमें जो कल्ट है वो तो मैं चूंकि आज सुबह ही मैंने उस पत्रकार से बात की है, संतोष कुमार गुप्ता, दैनिक नवज्योति के पत्रकार, जिन्होंने वो रिपोर्ट छापी जी 1992 अप्रैल की उनकी वो रिपोर्ट है। और वो बता रहे हैं कि वो मसला समझना चाहिए देश को। वो बच के बोल रहे थे, और चूंकि होता है, ठीक भी है, कहीं भी सांप्रदायिक दुर्भावना ना आए, वैमनस्य ना हो, लेकिन बाकायदा जो दरगाह है उस दरगाह के खादिमों के परिवार के लोग थे, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे प्रभावशाली लोग थे। और आज हमको जो लग रहा है कि थोड़ा सा न्याय मिल गया है, उन्होंने 2-3 बड़े प्रश्न किए, मैं वो आपके सामने भी लिख रहा हूं। जो लैब में डेवलपर था फोटो का, पुरुषोत्तम, उसने आत्महत्या कर ली। अब वो सबसे क्रूशियल व्यक्ति था, यानी वही तो बताता ना कि विटनेस होना चाहिए था, उसको विटनेस की बजाय उसको एक्यूज बना दिया पुलिस ने। अब जरा आप सोचिए, जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि ये तो गजब है, उसको एक्यूज बना दिया, वो मर गया। एक और गवाह था, उसकी भी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। तो कहने को 6 लोगों को निचली अदालत ने, जिसको कहते हैं कि अंतिम सांस तक, वो कारावास दे दिया, लेकिन शायद वो जो खादिमों के परिवार के लोग या युवक कांग्रेस के नेता, वो सेकंड लेयर रहा होगा, उसके ऊपर भी कोई रहा होगा। क्योंकि अजमेर में वो, और ये सब किस बैकग्राउंड में हुआ था, और वो भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वाली बात भी तो आपको पता है, बाबरी के बाद नहीं, ये समझना चाहिए, वो सब मुस्लिम परिवार के लड़के थे, और जितनों को टारगेट किया वो सब प्रभावशाली हिंदू परिवारों की लड़कियां थी। क्योंकि जिन कॉलेजों की बात की जा रही है, वहां छोटे घरों के बच्चे, छोटे मतलब कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं, लेकिन पैसे के हिसाब से वो समृद्ध परिवारों के बच्चे जाते हैं। उन्होंने न बोला न कुछ किया, और उसकी जांच हो तो बड़ी मुश्किल से कुछ जांच हुई, और वहां सोसाइटी ही खड़ी हुई। लेकिन अब भी वो न्याय मिल पाया हो ऐसा लगता नहीं। सर, तो हमारा समाज थोड़ा विचित्र है। मैं तो पूरी रिपोर्ट पढ़ रही थी विजय जी, मैं उसको थोड़ा सा जोड़ दूं, मैं बिल्कुल, आप जोड़िएगा। हाँ, वो मेरी पहली रिपोर्ट थी हिंदुस्तान के टेलीविजन के प्राइवेट प्रोग्राम जो शुरू किया था हमने, परख जी, विनोद दुआ जी के साथ, राजेश शर्मा साहब भी उस वक्त हुआ करते थे उसमें साथ में। तो वो पहला प्रोग्राम था जिसमें ये रिपोर्ट जाहिर की गई थी। नवंबर 92 की बात बता रहे हैं, ये अप्रैल की घटना है जब नवज्योति ने टीवी पर पहली बार, टीवी पे पहला था। और वो सारी घटना पर हमने सारा वो किया था। इतना घिनौना कांड है वो, खादिमों का और कांग्रेस के नेताओं के साथ है। और वो सही बात कह रहे हैं कि जो पावरफुल या रिच फैमिलीज थी, उनकी बच्चियां वो थी, उनकी फोटोज को ब्लैकमेल, मतलब फोटो खींच के उनको ब्लैकमेल करने की बड़ी घटना थी। और अजमेर में उस समय इतना बड़ा भयानक वो हुआ था। और जब हम लोगों ने उस पर बड़ी स्टोरी की थी, हम लोगों ने परख के अंदर, तो वहां से विनोद दुआ जो दिल्ली में बैठते थे, मैं जयपुर में होता था, तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। और फिर गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई थी। इस तरह के पावरफुल लोग उसमें रहे। और ये 32 साल लंबी लड़ाई इसलिए चली क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वो पावरफुल किस तरह की गैंग थी। और अजमेर पूरा का पूरा, अजमेर राजस्थान का सबसे पढ़ा लिखा शहर है, मोस्ट लिटरेट सिटी है राजस्थान का, बिल्कुल है ना। उसकी, और वहां पर सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, तो education वहां वो घटना हुई है। मैं वहां पर काफी दिन रहा, और उस भी। एलीट इंस्टीट्यूशंस वहां पर है। और वो घटना ने इतना झकझोरा था, इतनी लंबी लड़ाई वहां पर लड़ी थी। मुझे तो जब वो कल घटना देखी तो मैं भी अजमेर की बात याद कर रहा था, और वो सब बात कर रहा था कि विनोद जी ने कहा कि नहीं, मुझे वो ध्यान में है कि परख ने टीवी में पहले, आप जरा सोचिए, नवंबर में शायद वो रिपोर्ट की थी, नवंबर में। अप्रैल में दैनिक नवज्योति के उस स्थानीय रिपोर्टर ने, मुझे याद है, संतोष गुप्ता ने की थी। और दैनिक नवज्योति ने भी जब वो लिखा, नवंबर में टीवी की रिपोर्ट, अप्रैल में नवज्योति की रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट लिखते हुए उसने लिखा
कि कम से कम जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके पास 5 से 6 महीने से ये जानकारी थी। यानी वो मसला उसके भी 1.5-2 साल पहले वो चल रहा एक दिन का नहीं था ना, एक मतलब दिन का 100 नहीं। बच्चियों के साथ है, मतलब वो एक दिन की आपने घटना ही 100 नहीं थी। बच्चियों की बात की ना, समझो। जब मैं फार्म कल हाउस में कल बुलाना। कल कल जब मैंने उसका पूरा निस्तारण जैसे हुआ, जब वो सजा सुनाई गई, उसकी रिपोर्ट पूरी पढ़ी, केवल 3 लड़कियां आखिर तक लड़ पाई। जरा लड़कियां सोचिए। वो तो 64 साल देखिए, बहुत उन 50 साल। लड़कियों के लड़ने की कल्पना करना ये भी हमारे समाज समाज के के, हाँ। बहुत बड़ा एक संकट सिर्फ है। 3 लड़कियां। जहां दिख रहा हो, जो आप एविडेंस न ले आ पाए, और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि वो पुरुषोत्तम और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूं, वो दोनों की जान गई तो क्यों क्यों चली चली गई? और वो मेन लोग थे जो वो आपको इस केस को गवाह होने आगे, हाँ, चाहिए थे, क्योंकि बड़े लोगों का नाम बचाया गया। मैं आज भी कह रहा हूं कि अजमेर कांड में 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जिस तरह से और वो टारगेट किया गया, मैं अभी मैं साउंड करूंगा तो हिंदू मुसलमान लगे, लेकिन वो क्योंकि वो बाबरी की पृष्ठभूमि में हुआ। अच्छा, मैं ये सोचता हूं जैसे आज भी कलकत्ता पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस दिन भी 92 की बात बता रहा हूं, हम ये ध्यान रखते थे कि जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, उनकी फैमिली को नहीं किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट अभी कोलकाता वाले मामले में कर रहे हैं। तो ये हमारी सोशल सेंसिटिविटी भी लगातार खत्म होती जा रही है। मतलब पॉलिटिकल तो हम लोग रोज गाली देते हैं, उनको देने में तो आसानी है, लेकिन हमारी सोशल जो सेंसिटिविटी है वो भी बहुत खत्म हो रही है। उस घटना को मैं याद कर रहा हूं क्योंकि वो पहली रिपोर्ट के तौर पर भी हम लोगों ने किया और बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और इसलिए भी हुआ कि मतलब दूरदर्शन तो सरकारी चैनल था, उस पर इस तरह की कोई बड़ी खबर सार्वजनिक तौर पर आए और उसको लेकर अजमेर में बहुत लंबे समय तक कुल मिलाकर मेरा ये विषय उठाने के पीछे मकसद ही ये था कि जब हम न्याय प्रणाली की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात करते हैं, तो ये तो फेल्योर है। 32 साल पुरानी घटना हो या आज की घटना हो, अकोला में कुछ हुआ हो, ठाणे में हुआ हो, समीर जी, पूरी तरीके से ये लीडरशिप फेल्योर है। देखिए, लीडरशिप फेल्योर तो हुई। मतलब समाज के रूप में मुझे लगता है कि समाज भी एक दबाव नहीं बना पा रहा राजनेता के ऊपर। राजनेता जानते हैं कि 2 दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, 2 दिन ट्रेन रोकेंगे, तीसरे दिन सब काम धंधे पर लग जाएंगे, जब चुनाव आएगा हम जिसे उम्मीदवार बनाएंगे उसी को वो जिताकर भेज देंगे। और इतिहास में गवाह है कि ऐसे जो आरोपी लोग रहे वो चुनाव जीतकर जाते हैं, मंत्री बनते हैं, कहीं बड़े पद पर बैठते हैं और समाज उसे भूल जाता है, और जिनको समाज घेरने की कोशिश करता है उन्हें फिर हार पहनाने लगता है समाज के अंदर। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को देखना पड़ेगा कि भाई हम किस तरह के नेताओं को समाज के अंदर लेकर आ रहा हूं, किस तरह की घटनाओं के लेके हमारा रिएक्शन किस तरीके से रहता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर कल बहुत गंभीरता से, मतलब सीएम से भी बात की, उन्होंने वहां के डीजीपी से बात की और इतनी गंभीरता पहुंचने में भी दिखा देते अगर ठाणे में, तो क्या हो जाता। कल बंबई में नहीं थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कल गंभीरता दिखाई है। कल रात को उन्होंने जरूर एक महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है।